आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं यूथ आइकॉन दिग्विजय सिंह चौटाला। इनको कौन नहीं जानता, लेकिन आज जानेंगे इनके पर्सनल बातें, नॉन पॉलिटिकल रखने की कोशिश करेंगे। इनका जो पर्सनल लाइफ है उसमें जाएंगे, इनसे पूछेंगे इनके शौक़ क्या है, खाने पीने में ये क्या लेते हैं और कैसे ये अपने आप को फिट रखते हैं, कितनी सैर करते हैं, कितनी ट्रेडमिल करते हैं। इन सारी बातों पर हम जाएंगे। तो बात करते हैं चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला से। सबसे पहले जन नायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष बनने की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, स्कूलिंग कहाँ से हुई, क्या शौक़ थे, बचपन कैसा रहा? मेरी स्कूलिंग की शुरुआत जो है वो सेंट ज़ेवियर स्कूल सिरसा से हुई और चौथी कक्षा तक सेंट ज़ेवियर स्कूल सिरसा में पढ़ने का मौका मिला। और उसके बाद क्योंकि दुष्यंत जी को सनावर में डाल दिया गया था, तो दुष्यंत जी के साथ मुझे भी सनावर की उन वादियों में जाने का मौका मिला। लगभग 2 साल में सनावर में रहा और पहाड़ों में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा, खान पान सूट नहीं किया। और उसके साथ साथ मेरी क्रिकेट खेलने की एक इच्छा थी और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए किसी बोर्डिंग स्कूल में रह करके उस काम को पूरा कर पाना असंभव के समान है जी। तो मैंने इस बात की इच्छा जाहिर की कि मुझे दिल्ली आना है और दिल्ली में मुझे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है। तो मुझे दिल्ली में डीपीएस स्कूल में दाखिला लेने का अवसर मिला। 5वीं और 6ठी में सनावर में रहा, 7वीं से लेकर के स्कूलिंग पूरी करने तक मैं डीपीएस में रहा, जहां मैंने क्रिकेट भी खेला और साथ के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। और उसका जो अनुभव था वो बहुत ख़ास था, बहुत अच्छा था। तो बचपन में क्या शौक़ थे? जैसे क्रिकेट खेलने का आपने बताया। हाँ, नहीं, क्रिकेट खेलने का बहुत शुरू से शौक़ था। उसके साथ मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था, गाने सुनने का बहुत शौक़ था। क्योंकि सनावर में जाकर के ज़्यादातर जो दोस्त बने वो पंजाब क्षेत्र के बने, क्योंकि पंजाब के लोग सनावर में ज़्यादा जाते हैं। तो पंजाबी म्यूज़िक को ज़्यादा सुना, ज़्यादा पसंद किया। उससे पंजाबी भी सीख गए, बोलना भी सीख गए, सुनना भी सीख गए। पंजाबी लिखनी तो नहीं आती है, मगर पंजाबी सुनना, बोलना, समझना पूरी तरह जो है ना उसके अनुरूप आ गया। तो जैसे बचपन में शौक़ होते हैं म्यूज़िक का, मूवीज़ का, खेलने का, कूदने का, तो वो तमाम शौक़ जो एक आम सामान्य बच्चे के होते हैं वो रहे। और उसके साथ साथ राजनीति का चस्का भी बचपन में ही कुछ ना कुछ लग गया। शुरू से ही मुझे आज भी याद है 1996 में जब मेरी उम्र केवल 6 साल के आसपास की थी, तो एक चुनाव था 1996 में, स्टेट का इलेक्शन था। तो तब मुझे थोड़ा थोड़ा जो ब्लर मेमोरी याद है, हम साइकिल लेकर के पार्टी के झंडे लगा करके ज़ोर शोर से नारे लगाते हुए गली के जो बच्चे होते थे वो निकलते थे। और उस समय प्रचार के तरीके बहुत अलग थे, प्रचार प्रसार की सामग्री जो थी वो बहुत अलग हुआ करती थी। तो मुझे आज भी याद है वो छोटे छोटे यहाँ पर बिल्ले हुआ करते थे, बटन्स पर बिंदियाँ हुआ करती थी, वो लगाकर पार्टी के जो झंडे होते थे, उस समय शायद मशाल का निशान था, समता समाजवादी जनता पार्टी थी। तो कहीं ना कहीं राजनीति का चस्का जो था वो अपने बड़ों को देखते हुए बचपन में ही लग गया था। उसके बाद यूके जाने का मौका? उसके बाद मैं 1 साल कार्डिफ में रहा, जहाँ मैंने अपने फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया। क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी के लिए भी खेलता रहा। और उसके पश्चात फिर मैं मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो क्रिकेट संबंधी यूनिवर्सिटी है तो नॉर्थ ऑफ लंदन में ये पड़ती है, वहाँ मुझे दाखिला लेने का अवसर मिला। तो वहाँ कैसा रहा? वहाँ तो यहाँ तो स्कूलिंग में बंक लगते थे, या सनावर में कभी रैगिंग हुई? नहीं, रैगिंग बहुत हुई। और अगर वो समय याद करें तो बहुत मुश्किल समय था। अब तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे अब आपकी जनरेशन को मैं देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तो समय बहुत बदल गया है। उस समय समय बहुत विपरीत होता था। जो सीनियर्स होते थे, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई भी सनावर में थे, और बड़े भाई का उस सेम स्कूल में होने की एक एडवांटेज होती थी कि बच्चे आपके जो इमीडिएट सीनियर्स थे वो, क्योंकि आपका जो बड़ा भाई है वो उनसे भी सीनियर है, तो उसमें वो आपको माफ़ कर दिया करते थे। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि दुष्यंत जी सदैव ये कहते थे कि भाई अपना जिम्मा खुद संभालो। तो कई बार मुझे आज भी याद है 4-4, 5-5 फुट की दीवारों पर जो हैंड स्टैंड, यानी पैर ऊपर रख करके, हाथ नीचे रख करके घंटों घंटों तक सीनियर्स जो है ड्रिल दिया करते थे। और अगर पैर नीचे गिर जाते थक करके तो फिर हॉकी से मारा करते थे। तो बहुत मुश्किल समय था, मगर उन तमाम चीज़ों ने जीवन में बहुत कुछ सिखाया। और
मैं मानता हूं कि अगर संभव हो जीवन में तो बोर्डिंग लाइफ को ज़रूर जीना चाहिए, क्योंकि वो आपको इंडिपेंडेंट कर देती है, वो आपको एक्सपोजर देती है, वो आपको जीने का सलीका सिखाती है, अपने कपड़े खुद प्रेस करना, अपना खाना खुद बनाना, अपने सुबह समय पर खुद उठना, अलार्म से उठना। तो जीवन को व्यवस्थित करने के लिए और डिपेंडेंट ना रहने के लिए अपने परिवार पर कुछ समय किसी भी बोर्डिंग स्कूल के अंदर ज़रूर अपने बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए। वो सही समय पर होना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि बहुत जल्दी हो लाइफ में, पर सही समय पर हो तो आपको सीख ज़रूर। तो जब आप हायर स्टडी के लिए यूके गए जी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए खान पान को लेकर के जो समस्या बहुत ज़्यादा आती थी। तो मेरे यहाँ के एक साथी थे, सिरसा के साथी थे, वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वहाँ पर थे। तो मिल करके हम खाना बना लिया करते थे, कभी पनीर बना लेते थे, कभी दाल बना लेते थे। तो दाल के लिए लस्सी चाहिए होती थी, लस्सी वहाँ नहीं मिलती थी, दही ले आकर उसको फेंट कर और उससे लस्सी बना लेते थे। खाना खुद बनाते थे? खाना हफ्ते में 3 से 4 दिन खुद बनाते थे, क्योंकि अलहदा अगर बाहर का खाने लग जाएं लंबे समय तक तो फिर उससे पेट की तकलीफ़ होती है। तो नॉनवेज मैं शुरू से ही पसंद नहीं करता था, तो वेजिटेरियन में रहा, तो खान पान बड़ा व्यवस्थित रहा वहाँ पर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे दोस्त बने, विदेशी मूल के दोस्त बने, इंग्लैंड के दोस्त बने, ऐसे देशों के दोस्त बने जिनसे शायद हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। मेरे पाकिस्तान के कुछ दोस्त बने जिनसे मिलना हुआ, जानना हुआ, उनके कल्चर को जानना हुआ। ओमान के बहुत से दोस्त बने जो मेरे मॉड्यूल में थे, जो मेरे लॉ में जिन साथियों के साथ मुझे रहा। जर्मन में जो थे वो मेरे दोस्त बने। तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा वो सारे दोस्त आज भी संपर्क में हैं? बहुत से दोस्त आज भी संपर्क में हैं, उनसे बात होती है। मैं ये नहीं कहता कि टेलीफोनिकली बात होती है, मगर सोशल मीडिया का ज़माना ही कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी को भूलना भी चाहो तो भूलने नहीं देता, तो वो किसी न किसी माध्यम से संपर्क में। तो क्रिकेट खेलने के लिए परिवार ने प्रमोट किया, सपोर्ट किया? हाँ बिल्कुल, क्रिकेट खेलने के लिए, खेल के लिए मेरे परिवार में, इनफैक्ट चौधरी देवीलाल जी के परिवार में खेल को लेकर के शुरू से जागरूकता रही है, और मेरे परिवार ने कभी मुझे खेलने से रोका नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया। मगर मुझे एक बात जो याद आती है वो यही है कि जब कभी भी खेलने के लिए मैं ये चाहता था कि मेरा परिवार मुझे कोई ना कोई बैक दे या मुझे कुछ जो है ना जो पुश करने का काम करे, तो तब मेरे पिताजी का यही कहना था कि मैं किसी व्यक्ति के अवसर को मारकर तुझे अवसर नहीं दिलवाऊंगा। खेलना है अपने दम पर खेलो, कुछ करना है अपने दम पर करो, और अपनी अपॉर्चुनिटी खुद प्राप्त करो। तो मैं ये बड़े विश्वास और बड़े खुशी से कह पाता हूँ आज के दिन भी कि अपने जीवन में बहुत खेले, बहुत आगे तक भी गए, मगर अपने खेल पर गए। कभी इसलिए नहीं गए कि नाम के पीछे जो नाम लगा हुआ था उसको लेकर के कभी कोई एडवांटेज नहीं। तो क्रिकेट की शुरुआत कब से हुई? बचपन से? बहुत पहले शुरू से ही, क्योंकि हमारे गली मोहल्ले में लोग बच्चे क्रिकेट खेलते थे, और जो बरनाला रोड पर हमारा घर है, निवास स्थान है, उसके सामने एक खाली मैदान था जिसके अंदर तारकोल का डिपो था। तो सर्दियों में तारकोल जब जम जाता है तो वो डिपो जो है ना बिल्कुल ऐसा हो जाता था जैसे पत्थर का हो, तो उस पर क्रिकेट खेलते थे। गर्मियों में जब पिघल जाता था तो PWD का वहाँ डिपो था, उसके अंदर एक मैदान सा था, उसके अंदर क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट से शुरू से प्यार रहा। अपने आइडल्स भी क्रिकेट के अंदर बनाए, और क्रिकेट से जीवन के अंदर आज तक भी मैं मानता हूँ कि मेरी आयु 34-35 साल की हो गई है, और इस समय पर भी अगर फिट रहने का जो मिला है तो वो क्रिकेट की बदौलत मिला है। किसी ना किसी खेल से हर व्यक्ति को ज़रूर जुड़ना चाहिए, जो आपके लिए लाइफ टाइम एक बॉन्ड बन जाए, आपकी एक हैबिट बन जाए, और उस खेल की बदौलत आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। आपकी फिटनेस, आपकी एक्टिवनेस, इसके पीछे? जैसा मैंने कहा कि क्रिकेट से मैं शुरू से जुड़ा रहा, और उसके बाद मुझे कार्डियो करने का बहुत शौक़ है। मेरा ये शौक़ है कि मैं जिम में जाऊं, कम से कम 1 घंटा जिम में ज़रूर व्यतीत करूं। उसमें कभी कभी मन जो है वो आलस में आदमी को धकेल देता है, मगर मेरा ये प्राइम मोस्ट रहता है कि कम से कम अगर मैं जिम जाऊंगा तो कुछ ना कुछ कसरत ज़रूर करूंगा, कार्डियो पर, ट्रेडमिल पर जाकर ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी मूवमेंट करूंगा। तो मैं ये सीख हर व्यक्ति के लिए, हर नौजवान के लिए जो मेरी उम्र का है, मेरे से छोटा है, मेरे से कुछ साल बड़ा है, उनसे यही कहूँगा कि अगर आप जिम जाएंगे नहीं तो फिर वो सिर्फ एक ख्वाब बन करके रह जाएगा, वो कपड़े आपकी अलमारी में तय होकर के रह जाएंगे। अगर आप मूवमेंट
आप अपने आप को धकेलेंगे जिम तक ले जाने के लिए, तो वहाँ जा कर के आप अपनी जिम्मेवारी भी समझेंगे, आप मूवमेंट भी करेंगे, आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, पसीना बहाएंगे, और जब पसीना शरीर से निकलेगा तो बहुत सा स्ट्रेस, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी चिंताएँ शरीर से जो है वो बह जाएंगी। लेकिन जैसे इतनी व्यस्तता, इतनी जिम्मेवारियां, फिर भी समय नहीं, निकल कितनी भी वो जिम्मेवारियां क्या करेंगी अगर आप स्वस्थ ही नहीं होगे। अगर आप स्वस्थ ही नहीं होगे, अगर जब मैं 1 घंटा जिम में जा कर के और मैं काम पर निकलता हूँ, कहीं मुझे पब्लिक स्पीकिंग का, पब्लिक ऑडियंस से रूबरू होने का अवसर मिलता है, या आज मैं आपसे सुबह जिम कर करके आया मिल रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक अलग एनर्जी होगी, मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा होगी, मेरे अंदर एक अलग ताकत और विश्वास होगा। तो आलस को छोड़ें, घर से निकलें, जिम जाएं, खेल के मैदान में जाएं, पसीना बहाएं, पसीने को अपना विरोधी मानें और उसे अपने शरीर से निकालने का काम करें। सिर्फ इतना ही करूँगा। ऐसा क्या हुआ कि यूके एकदम स्टडी छोड़ के आपको आना पड़ा? नहीं, वो तो किसी से छुपाई नहीं है। मेरे पिता और दादा को कांग्रेस के गहरे षड्यंत्र में फंसाया गया, उन्हें तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे 10 साल के लिए बाधित कर दिया गया। हम तो आधी रात को वहाँ पर इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह का फैसला आएगा, और जब फैसला आया तो हम भौचक्के रह गए, और ओवरनाइट हमें फ़्लाइट लेकर के दोनों भाइयों को वापस आना पड़ा, क्योंकि पिता जेल में थे, माँ अकेली थी, और जब घर पर माँ अकेली हो तो फिर घर की जिम्मेवारियों को निभाना है, और उसको और राजनीतिक जिम्मेवारियों को साथ साथ निभाने के लिए मैं ये मानता हूँ कि उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ करके आना पड़ा। मैं तो अपने जो है ना बिलोंगिंग्स, वेयर अबाउट्स को भी नहीं लेके आ पाया था। मैं तो इतना परेशान हो गया था उस खबर को सुन करके कि सिर्फ जब ये खबर आई तो टिकट कराई और बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ वापस इंडिया आने का मन था। तो छोटी उम्र में जिम्मेवारी सिर पर पड़ गई। हाँ, तो अच्छा है ना, जिम्मेवारी सिर पर छोटी उम्र में ही पड़ जानी चाहिए, बहुत कुछ सिखा देती है। बड़े चौधरी साहब, चौधरी देवीलाल जी, उनसे जुड़े कुछ किस्से आपको अगर याद हो? बड़े चौधरी साहब से जुड़े, वो कहते हैं कि 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके मन में एक ब्लर मेमोरी आ जाती है, और वो ब्लर मेमोरी ताउम्र उसके जहन में कहीं ना कहीं रहती है। मुझे आज भी याद है कि 4 या 5 साल का मैं था जब मनाली मुझे उनके साथ जाने का अवसर मिला। उन्हें मनाली और भुंतर में उनका एक फार्म हाउस होता था, वहाँ जाने का उन्हें बहुत शौक़ था। जो जब खाली समय मिलता था तो चौधरी देवीलाल जी भुंतर के फार्म पे जा कर के आराम किया करते थे। तो मुझे आज भी याद है कि उनकी गोदी के अंदर बैठ कर के मुझे वो वादियाँ देखने का और तमाम मनाली जाने का अवसर मिला। उसके बाद एक दिन हमें रोहतांग पास लेकर के गए, और उस समय मुझे कुछ याद आता है कि जो बॉबी देओल हैं, उनकी एक मूवी थी बरसात। उस बरसात मूवी की शूटिंग चल रही थी, और चौधरी देवीलाल जी के और धर्मेंद्र जी के बहुत अच्छे संबंध शुरू से रहे। तो जब धर्मेंद्र जी को ये पता चला कि चौधरी साहब वहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को और आप कुछ समय निकाल करके आएँ और बरसात मूवी की शूटिंग देखें। तो मुझे आज भी याद है, शायद बॉबी देओल थे उसमें, ट्विंकल खन्ना थी या कोई थे, तो हमें बरसात मूवी की शूटिंग के लिए हम मनाली में वहाँ पर गए थे। तो बड़ा अच्छा अनुभव था। चौधरी साहब के साथ बहुत अनुभव। उसके बाद सारा ही बचपन, जब जब भी वो सिरसा आते थे, ऐसा कभी नहीं होता था कि वो तेजाखेड़ा जाते थे और सिरसा घर पर ना रुक करके जाएं। उनका आना, उनमें एक ऑरा था जो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं होता। वो ऑरा जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट कर लेता था। जो चौधरी साहब से एक बार मिल करके चला गया, वो उनसे प्रभावित हो गया और उनका ही बन करके रह गया। उनका धुर से दूर विरोधी भी जो चौधरी देवीलाल जी के किसी ना किसी तौर पर टच में आ गया, वो चौधरी देवीलाल का बन करके रह गया। इसीलिए हम उन्हें देवता रूपी मानते हैं, और हम ही नहीं मानते बल्कि पूरा प्रदेश और देश के कोने कोने में बसने वाले गरीब किसान और मजदूर उन्हें अपना नेता मानते हैं, उन्हें देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें याद करते हैं। कहते हैं जो देवीलाल जी किसी के प्रति खुन्नस नहीं रखते थे, यहाँ तक कि शिवकरण गोदारा जो चौटाला गांव के ही रहने वाले थे, उन पे उन्होंने अटैक भी किए, लेकिन जब वो राज आ गया तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। यही तो बड़प्पन है, यही तो एक कला है, सबको सम्मिलित कर लेने की, सबको अपने अंदर समा लेने की। जब आपका ऑरा बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर छोटी चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती। चौधरी देवीलाल जी ने कभी भी अपने से छोटे से कोई द्वेष भावना या कोई बैर मोल नहीं लिया। उन्होंने अपने से बड़े से लड़ाई लड़ी, अपने मूल्यों पर लड़ाई लड़ी, और सबको अपना बनाते चले गए। आज जिन लोगों के सामने चौधरी देवीलाल ने शायद चुनाव लड़े होंगे, हारे होंगे, जीते होंगे, आज वो लोग भी चौधरी देवीलाल का गुणगान करते हैं। उनका कोई अवसर आता है, पुण्यतिथि आती है, जन्म दिवस आता है, तो वो लोग भी नतमस्तक होकर के चौधरी देवीलाल को अपना नमन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति होना, ऐसा व्यक्ति दोबारा जन्म इस धरती पर लेना तो शायद असंभव है, मगर उनके मूल्यों को, उनके असूलों को, उनके दिखाए गए रास्ते पर
जितना हम चल सकते हैं, जितना उससे सीख सकते हैं, उतना ही हमारे सब लोगों के लिए कारगर होगा। चौधरी ओम प्रकाश जुड़ाला से जुड़ी उनके कुछ साथ बात? तो फिर तमाम सारा ही जीवन उनके साथ हमने समर्पित किया, देखा, उनके साथ रहे। चौटाला साहब के साथ तो मैंने राजनीतिक तौर पर हम चारों भाइयों में सबसे ज़्यादा समय बिताया है। जब बाई इलेक्शन थे और इंद्री का और आदमपुर का और गोहाना का बाई इलेक्शन था, उसमें मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला। उनका डिसिप्लिन, उनकी कार्यशैली, उनका अपने लैंग्वेज पर कमांड, उनसे बोलना सीखा। वो बार बार कई जगह मौका मिलता था तो मुझे भाषण देने के लिए बोल दिया करते थे। अगर मैं लेट हो जाता था मुझे दंड दिया करते थे। तो उनसे उनको अनुशासन पसंद था। अनुशासनहीनता को वो बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे। अनुशासन के अंदर रह करके, उस दायरे के अंदर रह करके जो रहने वाले लोग थे, उन्हीं से वो प्रभावित थे। तो मैं मानता हूँ कि संगठन वही मजबूत हो सकता है जो डिसिप्लिन में हो, जो अनुशासन में हो। ये हमने उनसे सीखा है अपने जीवन में। तो राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रोल मॉडल चौधरी देवीलाल हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, जिनकी उंगली पकड़ करके, जिनको बहुत नज़दीकी से देख करके हमने, बाकी लोगों के बारे में तो सिर्फ सुना है, जिनको देख करके हमने काम किया, जिनसे सीखे हैं और जिनको अपना आइडल माना है, वो तो ये लोग हैं। बहरहाल इसके अलहदा जैसा ब्रॉडर उस पिक्चर में हम देखते हैं तो फिर शायद अगर ट्रू स्टेट्समैन और देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया हो, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होंगे, जिनको एक नेता हम मान सकते हैं कि जिसने देश के लिए असली मायने में खुद को पीछे छोड़कर देश को आगे रख करके काम किया। आपने अपने पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से भी बहुत कुछ सीखा होगा। निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखा है। उनका सरल स्वभाव और उनमें किसी चीज़ को सहने की शक्ति, लोगों के प्रति उनका प्यार और जो फॉरगिवनेस है। जैसा चौधरी देवीलाल जी के बारे में आपने बात की, आपने कोई एग्जाम्पल कोट किया, मैं एग्जाम्पल तो नहीं कोट करूँगा क्योंकि कई बार किसी का नाम लेने से जी बात ठीक नहीं रहती, मगर जो फॉरगिवनेस शायद चौधरी देवीलाल जी में थी, वैसी फॉरगिवनेस डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी में है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी में जो मेहनत करने का जज्बा है, मैंने अपने परिवार में ऐसा किसी ने नहीं देखा। सबसे ज़्यादा पद यात्राएं उन्होंने की। मैं कह रहा हूँ कि पद यात्रा तो बहुत छोटी बात है। जो मेहनत उन्होंने की, जो संघर्ष उन्होंने किया, जो लोगों को जोड़ने का मादा अगर किसी व्यक्ति में है तो वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी में है। कभी उनसे डांट खाई? ये तो बहुत बार होता है, पिता से डांट खाना, मगर उनकी डांट जो थी उससे ज़्यादा डर इसलिए लगता था कि वो कभी कभी आती थी। माँ की डांट की आदत पड़ जाती है और माँ से डांट खाना एक स्वभाव सा बन जाता है, तो आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो। और उस व्यक्ति से डांट खाना, जिस व्यक्ति की डांट शायद साल में एक बार सुनने को मिलती हो, तो उस डांट का डर बहुत लगता है और उन शब्दों को आदमी अपने अंदर समा लेता है, फिर उससे अपने आप में तब्दीली और बदलाव की ओर सोचता है। आपने एक एनजीओ बनाई अयास। अयास ने अब तक क्या क्या कार्य किए? अयास ने डवाली के अंदर, क्योंकि वो कार्यरत है संस्था और मेरी धर्मपत्नी लगन उसको पूरा संचालित करती है, देखती है, और उसको नॉन पॉलिटिकल रखना ही हमारा एजेंडा है। हमने सबसे पहले जो स्पोर्ट्समैन थे, उन स्पोर्ट्समैन को कैसे बेटर इक्विपमेंट्स दिए जाएं, कैसे उनके हाथ के अंदर वो इक्विपमेंट दिए जाएं जिससे कि वो खेलों में गांव के बच्चे, साधारण घरों के बच्चे आगे बढ़ सकें, उस पर काम किया। एजुकेशन पर कैसे काम किया जा सकता है, उसके लिए तमाम गाँव में लाइब्रेरीज बनाने का काम किया। मैं इस साल के अंत तक की कहते हुए बड़ा खुश होता हूँ कि डवाली हल्का वो पहला हल्का होगा देश के अंदर, समूचे देश के अंदर, जिसके अंदर हर गांव के अंदर डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ई लाइब्रेरी अयास संस्था के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर का और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का सपना साकार करती हुई दिखेगी। नशे के खिलाफ हमने अभियान छेड़ा जिसमें 2500 से ज़्यादा लोगों का अभी तक इलाज हम करवा चुके हैं। कैंसर हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुकी है, भयंकर बीमारी है जी, और कैंसर के खिलाफ एक जंग हम लोगों ने अब छेड़ी हुई है, जिसके तहत जगह जगह जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ फ्री हेल्थ चेकअप्स हम लोगों के करवा रहे हैं। लोगों को बड़े शहरों में जाकर कैंसर के प्रति जागरूक होने से ज़्यादा उनके गांव में जाकर उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे डरने की, इस भयावह बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसके प्रति जागरूक होने की, सचेत होने की आवश्यकता है। उसके प्रति हम लड़ाई कर रहे हैं।
आपने छात्र राजनीति से शुरुआत की, राजनीति की, जी। तो आपने एक बार हंगर स्ट्राइक भी की, वो क्या किस्सा था? नहीं, छात्र राजनीति में तो हर तरह का संघर्ष करना पड़ता है। और जब ये कॉल हमने अनाउंस कर दी थी कि छात्र संघ चुनाव अब हमारा एकमात्र एजेंडा है, तो सरकार उस आगे झुक नहीं रही थी। कभी हमने यूनिवर्सिटी के गेट बंद किए, कभी हमने सड़कों पर जाकर धरने प्रदर्शन किए, कभी ज्ञापन दिए, कभी गवर्नर साहब से मिले। जब ये तमाम चीज़ें सरकार के कान नहीं खोल पाई, तो फिर अल्टीमेट इस देश के अंदर, प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर, महात्मा गांधी का ये देश है और इस देश के अंदर एक तरीका ये भी है सरकार को जगाने का, भूखे रह करके। तो जब मुझे अवसर मिला तो मैंने मेरे साथियों से कहा कि सरकार कोई भी बात नहीं मान रही है, तो अब मुझे लगता है कि सरकार को अल्टीमेट लड़ाई की ओर ले जाना पड़ेगा। तो फिर हम 5 साथियों ने, जिसमें हमारी एक बहन भी थी, मंजू जाखड़ समेत हम 4 साथी और थे, हम सब लोगों ने हिसार के अंदर जीजेयू के अंदर जाकर हंगर स्ट्राइक की। और उस हंगर स्ट्राइक का नतीजा यह रहा कि जो सरकार हमारी बात सुन नहीं रही थी, हमारे से बात नहीं कर रही थी, हमारे से चर्चा नहीं कर रही थी, वो चौथे 5वें दिन सरकार सड़क पर आ गई। और 5वें 6ठे दिन तो सरकार को हमारी सारी बातें माननी पड़ी थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को हमारे पास भेजना पड़ा था, शिक्षा मंत्री को हमारे पास भेजना पड़ा था। और तमाम लोगों ने आकर हमारी बातों को मानकर, रिटर्न में बातों को मानकर, छात्र संघ चुनाव की बहाली करवा करके हमारी बात को माना था। तो भूखे रहकर अपनी आवाज़ को उठाने में बहुत दम है, ये मैंने उस समय सीखा। और हंगर स्ट्राइक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कुछ हमारे ही परिवार के लोग ये कहते थे कि बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा, कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। वो लोग भी बड़े हैरान, हक्के बक्के और वो रह गए। और लास्ट में आते आते वो भी उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते रहे। नहीं, आपने छात्र राजनीति की बात की, क्या ऐसी डिमांड्स थी जिसके लिए आपको हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी? और उसके बाद आपकी अपनी पार्टी, इनसो ने वो धरना लगाया, आपकी अपनी पार्टी के नेता ही आपको समर्थन देने नहीं पहुंचे? हाँ, आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। 1996 के बाद छात्र संघ चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर बंद थे। और आप देख रहे हो कि कैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो राजनीति है और राजनीतिक लोग हैं, वो मूलभूत मुद्दों से बहुत दूर जा चुके हैं। पैसे की राजनीति हो चुकी है। और जो आदमी पैसे की राजनीति करेगा, वो फिर लोगों की चिंता, उनकी समस्या को अपनी समस्या नहीं मानेगा। उसको लोगों के, आम जन की समस्याओं से कोई उसका वास्ता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जब तक कॉलेज लीडरशिप नहीं आएगी, जब तक कि नवेले नौजवान जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से आंदोलित होकर के नहीं उभरेंगे, तो फिर देश नहीं बदल सकता, देश की व्यवस्था नहीं बदल सकती। हमारा यही मुद्दा है कि अगर हरियाणा को स्वच्छ और अच्छी राजनीति देना चाहते हो और पैसे की राजनीति से इस प्रदेश को दूर ले जाना चाहते हो, तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के राजनीतिक रास्ते खोलने पड़ेंगे। इसके लिए हमारा आंदोलन था। और जहाँ तक आपने दूसरी बात कही, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र इकाई इनसो थी। और उस समय के इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर चौटाला साहब और अजय सिंह जी के जेल जाने के बाद जो लोग भी थे, वो एक भी दिन हमारा हालचाल जानने और सुध लेने नहीं आए। ये बड़ा हैरान करने वाला था। हाँ, उनके टेलीफोन उस दिन तो ज़रूर आए जिस दिन सरकार ने हमारी सभी डिमांड्स को मान लिया और ये प्रदेश नहीं बल्कि नेशनल न्यूज़ में भी चलने लगा कि एक आंदोलन ने कैसे व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। तब वो लोग ये कहने ज़रूर आए कि बेटा थोड़ी देर हमारा इंतज़ार कर लो, हम तुम्हारा हंगर स्ट्राइक तोड़वाने आना चाहते हैं। उससे पहले उन्होंने चिंता नहीं की। तो हंगर स्ट्राइक किसने तोड़वाई? नहीं, हंगर स्ट्राइक तो उस समय जो लोग, सब लोग मौजूद थे। दुष्यंत जी भी मौजूद थे, निरंतर सरकार से बातचीत कर रहे थे। हज़ारों लोग मौजूद थे, पूरे हरियाणा प्रदेश के हज़ारों लोग, कम से कम 10-15 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो पूरे विश्व की मैं बात करूं तो छात्रों ने ऐसी ऐसी क्रांतियां लाए हैं कि चाहे वो चाइना की बात करूं, चाहे जर्मन की बात करूं, बहुत से हमारे उदाहरण हैं। आप लाल चौक का उदाहरण चाइना का आपके सामने है। जयप्रकाश नारायण कहते थे कि अगर राजनीति करनी है तो छात्र जीवन से शुरू करनी चाहिए ताकि आपको सीखने का अवसर मिले। यही बात हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कहती थी। और उसका मैं एक उदाहरण बताऊंगा। असम गण परिषद ने जब जो है छात्र क्रांति की शुरुआत हुई, वो असली मायने में स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स से उभरा हुआ एक राजनीतिक दल था जो कि सरकार में आ गया था। सीधा देखो, छात्र राजनीति से प्रफुल्ल कुमार मोहंत जो है सीधा सीएम मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि छात्र राजनीति में जब आप शामिल हो जाते हो तो आप क्लासरूम की, लाइब्रेरी की और जो मूलभूत समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की, उसको अपनी समस्या मान लेते हो, उसके लिए लड़ना सीख जाते हो। जब आप उस लेवल पर लड़ोगे तो आप अपने गांव के लेवल पर जाकर लड़ोगे।
उस लेवल पर लड़ोगे तब आप अपने जिला परिषद के लेवल पर जाकर लड़ोगे, उस लेवल पर लड़ोगे तो अपने शहर के लिए लड़ोगे, उसकी इकाई के लिए लड़ोगे। कल को विधानसभा के अंदर जाकर के आप एक मजबूत नेता के तौर पर उभरोगे, कल को पार्लियामेंट में आपको जाने का मौका मिलेगा, तो आपको कार्यशैली, काम करने का तरीका आपका अलग होगा उन लोगों से जो सिर्फ अपने पैसों के दम पर चुनाव जीत करके आए। तो दिग्विजय जी, वही बात करूं, आज हर व्यक्ति आम परिवार के बाद अपने बच्चे के लिए चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राजनेता कोई भी नहीं बनाना चाहता। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर राजनीति को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशन के तौर पर देखा जाता है, राजनीति को असली मायने के अंदर ज़रूरत के तौर पर नहीं देखा जाता। मैं आग्रह करता हूं उन सभी पेरेंट्स से जो मेरी बात सुन रहे हों कि आप अपने 18 साल के हर उस बच्चे को जो कॉलेज के अंदर अपना पहला कदम रखे, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है उसके बारे में सोचने पर उसे विवश करें, मजबूर करें। आप उस पर थोपे मत। जिस लीनेज से आप संबंध रखते हैं या जिस व्यवस्था से आप संबंध रखते आए हैं उसको सिर्फ उस व्यवस्था में धकेलने का काम ना करें, उसे राजनीतिक विचार पर सोचने पर मजबूर करें कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। क्या आपके लिए देश में राइट विंग अच्छी है, सेंट्रिक विंग अच्छी है, लेफ्ट के लोग अच्छे हैं, कौन लोग आपके अच्छे हैं? क्या आपके लिए सोशलिस्ट लोग अच्छे हैं? कौन लोग ऐसे हैं जो आपके लिए असली मायने में, कौन सी पार्टी ऐसी है, कौन से राजनेता ऐसे हैं जो कल को आपके लिए काम कर सकते हैं? क्योंकि अगर सिर्फ राजनेताओं को दुत्कारते रहेंगे, भला और बुरा कहते रहेंगे, तो देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। आम आदमी राजनीति को गटर कहता है, लेकिन इस गटर की गंदगी को साफ करने के लिए कोई तो आगे आएगा, आना भी पड़ेगा। और कम से कम गटर कहने से ज़्यादा मैंने जैसा कहा कि अगर राजनीतिक सोच आम लोगों की हो जाएगी, बन जाएगी, तो फिर वो ये तय करने में उनको आसानी होगी कि असली मायने में कौन हमारे लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म कौन देश के लिए अच्छा है, कौन प्रदेश के लिए अच्छा है, कौन व्यवस्था को बदल सकता है। अब मैं परिवार की बात करता हूँ। राजनीतिक रूप से परिवार के टूटने की क्या वजह रही? इनसो का आपने स्थापना दिवस मनाना था, क्या वो वजह रही? नहीं, स्थापना दिवस तो हम प्रत्येक वर्ष मनाते आए हैं। उस वर्ष का स्थापना दिवस क्योंकि सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा गुबार था, गुस्सा था, तो बहुत बड़े रूप में बन गया। बहुत ज़्यादा जोश था, जिस स्ट्रेंथ की हम उम्मीद कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा लोग आ गए। मतलब वो प्रदेश व्यापी एक रैली के तौर पर कैथल के अंदर वो सम्मेलन हुआ। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि जैसा आपने पहले कहा कि इनसो के साथ उस समय की पार्टी की लीडरशिप नहीं खड़ी हुई थी, तो इस कार्यक्रम में भी वो लोग नहीं आना चाहते थे। लास्ट में जब उन्होंने उसके प्रारूप को देखा और अपनी एब्सेंस को उसमें देख करके वो घबरा गए, तो लास्ट में फिर वो गिड़गिड़ाते रहे कि हमें भी इसमें आना है, शामिल होना है। फिर वो आए, मगर उसका टूटने का कारण वो कोई कार्यक्रम नहीं था। तो क्या ऐसे क्या कारण रहे? नहीं, अब क्या कारण रहे क्या नहीं रहे, ये समय के साथ ये बातें मेरे हिसाब से पीछे चली गई और उन पर जितनी कम चर्चा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अब तो आगे बढ़ करके हमने देखना है। मगर मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग शुरू से इस सोच को लेकर के चल रहे थे कि कैसे कुछ लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए, कुछ लोगों से पीछा छुड़वा लिया जाए और भविष्य में अपने जो कठिनाइयाँ हैं, हैज़ार्ड्स हैं, कल को तुम्हें लगता है कि ये लोग भी एक्सेल कर सकते हैं, उन लोगों को कैसे साइडलाइन कर दिया जाए, उसके बारे में शुरू से वो काम करते रहे। यही दिक्कतें थी और इसके सिवाय कोई दिक्कत नहीं। आपकी शादी पे आपके चाचा जी, आपके दादाजी, परिवार के लोग शामिल नहीं हुए? मैं तो सबको निमंत्रण दे करके आया। मेरे चाचा जी को भी निमंत्रण गया और मेरे दादा को मैं स्वयं जाके निमंत्रण दे करके आया। किन हालात परिस्थितियों में वो नहीं आए, और मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। अभी पिछले दिनों जो अभय सिंह जी का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि चौटाला साहब अजय सिंह को टिकट नहीं देना चाहते थे, कुछ ऐसे कारण थे? ऐसा है कि वो एक इस स्टेज पर आ चुके हैं अपने जीवन के कि अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए या एक सनसनीखेज कोई बात को बनाने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी गलती नहीं है। वो एक अनपढ़ आदमी से बुरी तरह चुनाव में पटकनी खा चुके हैं, राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पहुंच चुके हैं। आगे उनको मुश्किल नज़र आ रहा है, आगे उनको उनकी पार्टी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। पार्टी कोई एजेंडा पर प्रदेश के अंदर काम नहीं कर पा रही, प्रदेश के नौजवानों का मुद्दा नहीं उठा पा रही, प्रदेश के किसानों का मुद्दा नहीं उठा पा रही। तो ले देकर अजय सिंह और अजय सिंह के 2 बेटों पर उनका वार रहता है। तो उन्होंने इसका मेरे और आपके पास तो कोई इलाज है नहीं। कोई अच्छे मानसिक डॉक्टर के पास जाकर वो चेकअप कराएं, या उनके पेट में जो दर्द है तो कोई अच्छे पेट के डॉक्टर के पास जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला को इस उम्र में मैंने MP बनाया। चलो, दुष्यंत चौटाला को अगर आपने बनाया तो आपने 3-3 बार MP का चुनाव लड़ा, आप क्यों नहीं MP बन पाए?
आपकी 3 बार जमानत जब्त क्यों हुई? अगर दुष्यंत चौटाला को आपने एमपी बनाया, मेरी माता को आपने एमएलए बनाया, तो आप अपने बेटे को एमपी क्यों नहीं बना पाए? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज हमें काम करना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। जितने गैर बीजेपी दल हैं उन सब लोगों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद होना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। मगर ले दे करके वो कोई पॉडकास्ट हो, कोई इंटरव्यू हो, उसके अंदर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला के खिलाफ भड़ास निकालने के सिवाय उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अब वो इस उम्र की दहलीज पर जाकर बहुत परेशान नजर आते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी बात नहीं हमें करनी। व्यक्तिगत रूप से तो आपका उनके साथ बहुत प्रेम था? नहीं, व्यक्तिगत रूप से प्रेम था, मगर क्या परिस्थितियां रही। मैं तो आज भी उनके बारे में जब बात करता हूं तो आदर से करता हूं, इज्जत से करता हूं, मगर जब वो बात करते हैं, कभी जूता निकालने की बात करते हैं, कभी सबक सिखाने की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि शायद जब तक वो इस कल्चर से बाहर नहीं आएंगे, उनके लिए भविष्य के अंदर, क्योंकि अब समय बदल गया, अब वो 90s की या अर्ली 2000 की पॉलिटिक्स नहीं रही। अब वो ज़माना नहीं रहा कि किसी को डरा धमका करके, अब ज़माना बहुत बदल गया, बहुत आगे जा चुका है। करण चौटाला के साथ आपके कैसे संबंध रहे? मेरे बहुत आप अच्छे साथ संबंध पढ़े रहे, हो? मेरा बहुत प्यारा भाई है और हम सब में बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, और मैं उसको भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। जिला परिषद का चेयरमैन है, कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेवारियाँ उसे मिली हैं, उसे बहुत मेहनत करनी है। मेरा बहुत लंबा अरसा उसके साथ जीवन का रहा है और हम दोनों के संबंध कभी भी खराब नहीं हुए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ना कभी होंगे। जिला परिषद के चेयरमैन रहते हुए आम आदमी पार्टी ने उन पर आरोप लगाए, तो आप उनके पक्ष में खड़े हुए? तो आम आदमी पार्टी को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए, किसी व्यक्ति को अवसर देना चाहिए काम करने का, और उसे अवसर मिला है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम 5 साल में वो अपने अच्छे काम करेगा तो भविष्य में राजनीति में श्री देवीलाल जी का नाम चमकाएगा। परिवार की लास्ट बात करता हूँ, आपको लगता है कि दोबारा राजनीतिक रूप से इकट्ठे होंगे? देखो, मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, अच्छी सोच लेकर के चलता हूँ, और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि हमें एक नहीं होना चाहिए। मैं हर बार यही कहूँगा कि हमें एक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक होंगे तो फिर जो काडर का व्यक्ति है, वो सब लोग जो हैं वो संगठित हो जाएंगे, मजबूती से आगे चलेंगे, और एक नहीं होंगे तो सब अपना अपनी दिशा में काम करेंगे। तो मैं क्यों ये अपने मुंह से कहूँ, मेरा ज़मीर मुझे ये इजाज़त नहीं देता। मैं सदैव ये कहूँगा कि हम संगठित होकर के चलें, संगठित होने में ही ताकत है। सरकार में जाना सही था 2019 में जब आपको 10 सीटें, और हमारे पास क्या चारा था? कांग्रेस को हमने पहला ऑप्शन दिया था, कांग्रेस ने उसको धुतकार दिया, 10 सीटें हम जीत करके आए। अगर प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं तो कौन है? क्या प्रदेश को दूसरी बार चुनाव में धकेलना चाहिए? क्या एक्सचेकर के पैसे को टैक्स के रूप में जो भरता है, क्या एक चुनाव में दोबारा धकेल के करोड़ों हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्च फिर प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ के तौर पर डाल देना चाहिए? अगर सरकार में ना, ऐसा एक बारी रामविलास पासवान ने किया था, उनका क्या हश्र हुआ था उसके बाद। तो हमें बार बार कुछ ऐसी मानसिकता के लोग शायद जिनको राजनीतिक तौर पर समझ नहीं है, वो ये बात कहते हैं कि अगर दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल नहीं होते तो आज मुख्यमंत्री होते। वो हरसिमरत बादल के बारे में यही बात कहते थे कि इस्तीफा अगर दे देंगी तो कल को ये मुख्यमंत्री होंगी। हश्र ये हुआ कि हरसिमरत बादल को मुख्यमंत्री या बनाने की बात तो छोड़ो, सरदार प्रकाश सिंह बादल जो 5-5, 6-6 बार के मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी लंबी से चुनाव हारना पड़ा जी। तो ऐसी छोटी और कम मानसिकता के लोगों को मैं इतना ही जवाब दूंगा कि वो अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें। दुष्यंत चौटाला ने जो किया, ऐसे हालात में जब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पार्टियों को तोड़कर उन्हें दोराए पर खड़ा कर रही थी, आपने शिवसेना का हाल देखा, आपने एलजेपी का हाल देखा, आपने और राजनीतिक दलों का हाल देखा जिनके सिंबल तक छिन गए। एक नई नवेली पार्टी जिसको बने सिर्फ 6 महीने नहीं हुए थे, उस नई नवेली पार्टी की चाबी को दुष्यंत चौटाला ने किसी और के हाथ में नहीं जाने दिया। बहुत सूझबूझ से काम किया, बहुत मेहनत की, और जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे उन्हें पूरा किया। 75% लागू किया, महिला रिजर्वेशन लागू किया, बैकवर्ड को उसका हिस्सा दिया, किसान के खाते में सीधा पैसा दिया। बहुत काम, कितने काम ऐसे गिनवाऊँ, शायद आपका पॉडकास्ट छोटा पड़ जाए, कैमरे की रील कम पड़ जाए, जो दुष्यंत चौटाला ने किए। और भविष्य में दुष्यंत चौटाला को जब भी दोबारा अवसर मिलेगा, सुनहरा अवसर मिलेगा, पूर्ण अवसर मिलेगा, तो दुष्यंत चौटाला कर्मयोगी है और कर्मयोगी बनकर के काम करेगा। कुछ काम ऐसे रह गए जो नहीं कर पाए, जिनका मलाल हो। पेंशन को हम 5,000 नहीं कर पाए, मलाल है, मगर ताकत सीमित थी। अगर दुष्यंत चौटाला के पास 45 एमएलए होते तो शायद बलजीत सिंह जी आपके पॉडकास्ट पर मुझे और आपको ये पॉइंट पहली
पंक्ति में लाकर एक दूसरे को बधाई देने का मौका अवसर मिल रहा होता। मगर हमारे एमएलए ही 10 थे, मगर हमारे से उम्मीद 90 की थी। नहीं, आपकी तो डिमांड थी छात्र संघ के चुनावों की बहाली को लेकर। हाँ, हमने बहाल करवा दिए थे चुनाव की। विधानसभा चुनाव के पश्चात जब चुनाव बहाल हो गए, अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार ने 1 साल के लिए प्राइमरी चुनाव घोषित किए, चुनाव हुए प्रदेश के अंदर। उसके बाद कोरोना आ गया, 3 साल तक कोरोना का प्रकोप रहा, 1 साल तक ऑनलाइन क्लासेस रही, इसलिए चुनाव नहीं हो पाए। और फिर बीजेपी की नीयत आप जानते ही हो, हमारी सरकार से आने के बाद उस विषय को बीजेपी ने कहीं ना कहीं दबा। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि सरकार के साथ आप चले गए कोई बात नहीं, क्योंकि शायद हजगा वाला हाल होता अगर ना जाते तो। लेकिन जब किसान आंदोलन था तब दुष्यंत चौटाला को रिज़ाइन कर देना चाहिए था। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन के तहत जिन लोगों ने रिज़ाइन किया उनका हश्र क्या हुआ। जो पंजाब के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनने बादल की पार्टी का क्या हश्र किया। उन्होंने पार्टी को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया। पार्टी के शीर्ष नेता जिसका कोई दोष भी नहीं, उसको किस बात की सजा दे दी। मैं उन किसान नेताओं से ही पूछना चाहता हूँ। किसान आंदोलन में आप एक व्यक्तिगत रूप से उनके साथ थे, आप गए आंदोलन में? मैं आंदोलन में शामिल हुआ। मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता जो मेरे साथ इनसो में जुड़ा हुआ था, वो आंदोलन के अंदर सेवा कर रहा था, लंगर बांट रहा था, अप्रत्यक्ष रूप में जो जिम्मेवारी थी उसको निभा रहा था, क्योंकि हमारा अन्नदाता सड़कों पर था और हमें अपनी जिम्मेवारी को निभाना था। हम उस समय भी निभा रहे थे और भविष्य में जब कभी भी अवसर आएगा उसको निभाएंगे। आपने बात की कि अयास के द्वारा कैंसर, नशा, इनको लेके काम किया जा रहा है, तो डबली को जिला बनाने के लिए क्या कवायद है? डवाली को जिला बनाने के लिए हम तमाम जो वो प्रोटोकॉल के तहत आने वाली चीज़ें हैं उनको फुलफिल करते हैं। अब कमी जो है वो सरकार की है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि क्योंकि ये 5-6 जगहों का मामला एक साथ सामने आया है, इस पर अभी हम विचार कर रहे हैं। सरकार चाहे और सरकार की नीयत में हो तो विचार इतना लंबा नहीं होता, फिर सरकार फैसला करती है। तो सरकार कमज़ोर है और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि इस तरह का फैसला ये चुनाव के आसपास जा कर के करेगी, जिसको टूट फूट के तहत ये जो है ना अपना पॉलिटिकल लाभ लेना चाहेगी। मगर मैं यही कहूँगा सरकार से कि लोग बहुत जागरूक हैं। कहते हैं दिग्विजय को गुस्सा बहुत आता है। मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं। अब कोई इस तरह की परसेप्शन बनाना चाहिए तो मैं उसका इलाज मेरे पास नहीं। मेरे को तो गुस्सा ही नहीं आता। मैं तो आज तक, आप मेरे 10-11, अब मेरे 2013 के बाद 12 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में, कोई प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि दिग्विजय चौटाला ने मेरे को गलत भाषा में कोई बात कही। 4.25 साल 4.5 साल सरकार रही, मेरा बड़ा भाई उप मुख्यमंत्री रहा, कोई मेरे पर एक बारी उंगली उठा के ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी का बुरा किया। मेरे पिताजी से मैं एक ही चीज़ सीखा हूँ कि किसी को दे नहीं सकते तो किसी का छीनो मत। और ना ही मैंने कभी छीना, ना ही मैंने कभी किसी के बारे में नकारात्मक, मेरे से जितना हो पाया। मैं तो चंडीगढ़ में अपने दफ्तर में बैठता था, 500 लोगों को एक दिन निपटाता था। जो लोग मेरे पास आते थे, मैंने कभी ये नहीं पूछा आप कहाँ से आए हो, किसकी रेफरेंस से आए हो, कौन सी पार्टी से संबंध रखने वाले हो। मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना परिवार मानता था। सब लोगों के काम किए, काम नहीं कर पाया तो कम से कम प्रयास जरूर किया। इसी तरह मैं बात करूँ, आपने फॉरगिवनेस की बात की, क्षमा करने की बात जो देवीलाल से शुरू की, तो उसके अंदर मैं बात करूँ, दुष्यंत जी की मिमिक्री करता था एक रोहतक का लड़का, बकाया उसको कुछ और कहने के उसको जाके सपोर्ट किया। हाँ, क्योंकि वो उसका काम मिमिक्री करना है, उसका प्रोफेशन है। वो विरोधी नहीं है हमारा। वो दुष्यंत जी को इसलिए भला और बुरा नहीं कह रहा क्योंकि उसको दुष्यंत जी से कोई नफरत है, वो उसका प्रोफेशन है। अगर आज सोशल मीडिया पर उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं दुष्यंत चौटाला की पॉपुलैरिटी के कारण, तो दुष्यंत चौटाला ने उसको गले लगाकर उसे और ज़्यादा प्रमोट करने को कहा। तो जितने उससे दुष्यंत का कद नीचा नहीं बल्कि बढ़ा। बिल्कुल ठीक है। कोई जिंदगी का सुनहरा पल? जिंदगी की तो हर पल जिंदगी का सुनहरा होता है और हर मोमेंट जो है वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। ज़िंदगी को आगे जीकर, आगे सोचकर जियो, और पता नहीं कब जाना पड़ जाए, कब समय आ जाए। किसको पता था कि ये 240 लोग एयर इंडिया के अंदर जो है पल भर के अंदर हमारे से बिछड़ जाएंगे। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, लक्ष्य एक था, जाना एक जगह पर था, और क्या हश्र हुआ। इसलिए पॉजिटिव सोचो। मैं फिर कहता हूँ कि किसी का कुछ मत छीनो, किसी को दे सकते हो तो देने का प्रयास करो। अच्छी सोच रखो, सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो। हाँ, अपने असूलों से समझौता मत करो, ना ही किसी को करने दो। जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल आया जब निराशा हुई हो, मायूसी आई हो? नहीं, मायूसी तो चोई देवीलाल जी ने हमारे उसमें वो DNA में ही नहीं है हमारे।
आप खुद 3 चुनाव हार गए। कोई बात नहीं, तो क्या डबवाली के हारने आज भी आप हल्के में हो। अगर कोई हारेगा नहीं तो उसको जीत का एहसास कैसे होगा? अब मैं आपके इंटरव्यू पे उस दिन आकर बैठूंगा जिस दिन मैं जीत जाऊंगा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी या नहीं होगी? जी, हर रात के बाद एक सवेरा है। नहीं नेता, हर अंधेरी रात के बाद जब सूरज उगता है तो वो एक उम्मीद लेकर के उगता है। कोई विषय नहीं, पार्टी अपने जंगी घोड़ों को जहाँ कहीं अजमाएगी। अब 4x4 गाड़ी तो दलदल में ही चलेगी ना, कोई बात नहीं, कई बार फंसेगी, कई बार निकल जाएगी। निराश नहीं हुए कभी? नहीं, कोई निराश होने का क्या सवाल। निराश तो मैंने बहुत लोगों को कर दिया जो हमारे धुर विरोधी थे, जिनने ये कल्पना ही नहीं की थी, वो लोग आज निराश घर बैठे हैं। दिग्विजय जी, एक हमारा यहाँ के पहले एमएलए थे डवाली के, वो बेचारे मेरे खिलाफ कोर्ट में चले गए और इस तरीके से गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे अचंभा हुआ। उनने कोर्ट में दलील दी कि दिग्विजय चौटाला ने जो लाइब्रेरीज बनाई इसलिए मैं चुनाव हार गया। कोई कल्पना कर सकता है कि इससे छोटी मानसिकता हो कि आपको हाई कोर्ट के जज को भी मुझे लगता है कि अचंभा हुआ होगा कि कौन ऐसा सोच रख सकता है। नहीं, अक्सर नेता चुनाव हार के घर बैठ जाते हैं और आखिरी साल में एक्टिव होते हैं, लेकिन आप पहले महीने से ही एक्टिव हो अपने हल्के में। मैं पहले दिन से एक्टिव हूँ। मैं सभी गाँवों का धन्यवादी दौरा करके आया और अब अपने हल्के के अंदर, क्योंकि मेरे पास स्टेट की जिम्मेवारी है, मेरा ये असूल है कि मैं हर हफ्ते में 2 दिन अपने हल्के के अंदर जाता हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ, ब्याह शादी में जाता हूँ, तीज त्यौहार में शामिल होता हूँ, उनके काम करता हूँ, बैठता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, कोई मेरे से नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी दूर करता हूँ। और साथ में सोशल वर्क के लिए हमारी अयाज की संस्था भी वहाँ पर सुचारू रूप से काम कर रही है। मेरा हल्का मेरी पहचान है। मुझे उंगली पकड़ करके उन लोगों ने चलना सिखाया, मैं उन्हें भूल ही नहीं सकता। मैं जितना करूँ उतना कम। ये HAU की क्या घटना थी जो आपने समर्थन देने पहुंचे? HAU के अंदर कुछ बच्चे स्टाइफंड और स्कॉलरशिप ना मिलने को लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहे थे। पहली बार ऐसा प्रदेश के अंदर हुआ कि सिक्योरिटी ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि वो बच्चे जब VC के दफ्तर की तरफ जाने लगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स ने तेज़धार हथियार अपने हाथ में लेकर के उनके सिरों पे चोट मारी। 5-5, 6-6 mm के घाव हैं, इससे मोटे मोटे घाव हैं सिर के अंदर। पूरा सिर फट गया। मैं उनसे मिल के आया हूँ अग्रवा के अंदर बच्चों से। आप उन बच्चों के हालात देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इतना दर्दनाक तरीके से किसी को पीटना कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी नहीं करता। क्या ये हमारे गुरुओं का काम है? कुलपति, जिसको आज की सरकार गुरुपति कहने का बात कह रही है, क्या गुरुपति का ये कर्तव्य है कि वो अपने ही बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रदेश और देश के कोने कोने से उम्मीद लेकर के आए हैं उनके साथ ये हश्र करें? इसके लिए वो आंदोलन हो रहा है और मैं ये मानता हूँ कि इसका खामियाजा बहुत लंबे समय तक इस सरकार के अंदर बैठे लोगों को और ऐसे बेकदर लोगों को भुगतना पड़ेगा। सरकार के 8 महीने हो चुके हैं, सरकार को कैसे देखते हैं आप? सरकार टोटल फेलियर है। सरकार का हनीमून पीरियड तो ख़त्म हो गया, मगर सरकार नींद से नहीं जागी। इतना क्राइम बलजीत जी आज जो प्रदेश के अंदर है, नित नए सवेरे कहीं ना कहीं, कल की घटना यमुनानगर के अंदर, परसों की घटना सोनीपत के अंदर, कुछ दिन पहले झज्जर के अंदर एक जर्नलिस्ट को मार दिया, कुछ दिन पहले कोर्ट के अंदर जाकर के गोलियां चलाकर लोगों को मार दिया। क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? ये हमारी और आपकी समझ से परे है। अब तो पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट छोड़ो, आम गाँव के अंदर बसने वाला जो अपने पेट का गुजारा कर रहा है उसको भी लगता है कि हफ्ता वसूली करने वाला कोई ना कोई तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। आपको अचंभा होगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर, मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने सिक्योरिटी मांगी है क्योंकि वो शराब के ठेके इसलिए नहीं खुलवा पा रहे क्योंकि जो गुंडा तत्व है वो सड़कों पर खुला घूम रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के जिले का ये हाल है तो आप प्रदेश के अंदर कल्पना कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके चाचा जी की, आदित्य चौटाला जी की, जो अब डबवाली से MLA हैं, उनका 8 महीने का कार्यकाल कैसे देखते हैं? मैं उनके कार्यकाल के बारे में क्या कह सकता हूँ, तो जनता को तय करना है। मगर एरोगेंस से आदमी को हट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। उनका बोलने का व्यवहार, अधिकारियों के साथ बातचीत करने का व्यवहार, लोगों को धमकाने के तरीका, वो इंडियन नेशनल लोकदल की एक म्यान के अंदर 2 एक जैसी तलवारें हैं। एक बड़ी तलवार है और एक छोटी तलवार है। कभी तो वो कहते थे, अब ये किराए पर लेकर के आए इस तलवार को बीजेपी से, थोड़े दिन बाद ये तलवार निकल करके फिर बीजेपी में चली जाएगी। अच्छा, आपको लगता है इनेलो में नहीं रह पाएंगे तो अगला चुनाव किससे लड़ेंगे? मैं तो चैलेंज करके कह रहा हूँ कि अगर एक बार ही अपने मुंह से वो ये कह दें कि मैं अगला चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल से लड़ूंगा तो मैं उनकी बात को मान जाऊंगा। वो ये कह ही नहीं सकते। मैंने तो ये इस बात को 6 महीने हो गए बोले, आज तक ही नहीं बोला। बलजीत जी, मैंने पहले दिन आपके इंटरव्यू पे बोला था। मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये बात, आपने पूछा नहीं उनसे कि अगला चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ोगे?
आपने जिस तरह अमित शाह की बात की, वो हाई कोर्ट में गए, तो आपकी लाइब्रेरी को लेके तो वो भी चिंतित है। मेरी लाइब्रेरी को लेकर के वो चिंतित नहीं है। मेरे सारे विरोधियों के मन में और उनकी नींद में मैं आता हूँ। मेरी लाइब्रेरियाँ यूं ही खुलेंगी और उनकी सोच के दरवाजे यूं ही बंद हो जाएंगे। वो तो आपके जिम को लेकर भी चिंतित है, वो उनको- गांव-गांव जिम खोले जा रहे हैं। क्यों, जब मेरे में क्षमता है और मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं ये चोई देवीलाल के घर में जन्म लेकर के जो मुझे सारी सहूलियतें मिली हैं, ये सहूलियत मेरे गांव के परिवार के बच्चों को, गरीब घर के बच्चों को, दलितों के बच्चों को, बैकवर्ड के बच्चों को मिल जाए, क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है? आदित्य जी ने मेरे एक इंटरव्यू में कहा कि चौटाला खौफ का नाम है, इसलिए मैं अपने नाम के साथ चौटाला नहीं लगाता, चोई देवीलाल जी का नाम लगाता हूँ। तो फिर वो आज क्या कर रहे हैं वहाँ पे? थूक कर चाटने वाले को क्या कहते हैं? जो गोलियां चलाए करते थे एक दूसरे पर, आज वो सिर्फ मुझे हराने के लिए इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, समय आएगा तो जनता उसका जवाब देगी। फिल्म इंडस्ट्री में आपके बहुत से दोस्त हैं। बहुत से दोस्त हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, उनमें जो हमारी तरह के साथी हैं, उनसे हमारा प्यार है, उनसे मिलना जुलना है और समय समय पर हमारे काम आते हैं। आपने नशों को लेकर बात की, अपने लाइव कंसर्ट के अंदर हनी सिंह ने खुले मन से स्वीकारा कि अगर मैं नशे में गया था तो मुझे दिग्गू भैया ने निकाला। हाँ, तो मैंने उनकी मदद की जब वो अपने वर्स्ट फेज़ में थे, और शायद ऐसा लगता था कि हनी सिंह कुछ समय का मेहमान रह गया। तब हमने उनसे कहा था कि हनी भाई, ये चीज़ें जीवन में दोबारा नहीं आएंगी। ये समय जो है, आपके माँ बाप जो हैं, आपसे चाहने वाले, हम सब आपको जो प्यार करने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, ये दोबारा अवसर नहीं मिलेगा जीवन में। पता नहीं कितनी जन्मों के बाद एक बार आदमी को इंसान बनने का मौका मिलता है। उनकी कुछ बातें हमारी समझ में आई, कुछ उनके घर वालों की आई, कुछ डॉक्टर्स की आई, और देखो कैसे उस आदमी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। मैं 5-7 दिन पहले उनसे जब मिला तो वो ऐसा लग रहा था, बलजीत जी, कि वो एक 45-46 ईयर ओल्ड आदमी से मैं नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा था किसी 16 साल के नौजवान से जिसका चेहरा खिलखिला रहा हो, ऐसे व्यक्ति से मैं मिला। उन्होंने खुले मन से ये बात स्वीकार की कि मुझे नया जीवन देने वाले चौधरी दिग्विजय सिंह हैं। नहीं, मैं नया जीवन देने वाला कौन? नया जीवन देने वाले तो या तो ऊपर वाला है, या उनकी खुद की सोच है, उनकी मेहनत है। मगर हाँ, हम जैसे दोस्त, सब दोस्तों ने उनको बहुत सपोर्ट किया, और वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। और मेरे हिसाब से ये ऐसे लोग हैं जो एक मिशन लेकर के आते हैं, जो दूसरों को सिखा देते हैं। इस स्थिति में कितने ऐसे लोग होंगे जो हनी सिंह को देख करके कहते हैं कि हाँ, हम भी बदल सकते हैं, हम भी दोबारा वो जीवन जी सकते हैं। कोई और बात जो आप दर्शकों के साथ हमारे साझा करनी चाहते हो? उसके बाद रैपिड्स वालों का दौर जारी करेंगे। नहीं, मैं तो सबको कहूँगा कि स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खूब खेलते रहें, खूब ऊर्जा में रहें, सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच मत रखें। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। आपने नशों के खिलाफ जब अभियान छेड़ा, तब आपके फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त, सिंगर सब आए आपको सपोर्ट करने के लिए। तो उनके जो कई बार गन कल्चर के गाने हैं, देखिए, गन कल्चर के सिर्फ गाने नहीं है, गन कल्चर की तो मूवीज़ भी हैं। जो मूवीज़ हम देखते हैं उसमें ज़्यादातर इसी तरह का कल्चर दिखाया जाता है। मगर सिनेमा को सिनेमा की तरह अगर हम नहीं देखेंगे, तो अगर उससे हम इन्फ्लुएंस होने लग जाएंगे, तो ये आज से थोड़ी, ये तो दशकों से होता आ रहा है। आपको समझना पड़ेगा ना कि इन चीज़ों का कोई एंड नहीं है। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैं ये मानता हूँ कि अब बच्चों को जब हम कहते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो वो जो है ना, स्कूल में जब जाता है तो वो निक्कर पहनता है, तो फिर वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं भाई नहीं, ये हमारे कल्चर की नहीं है। अब तो कोई ऐसा तो नहीं है कि सब कुर्ते पजामे पहन के स्कूल जाते हो। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि उस कल्चर को हम अपने जीवन में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसे अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है। नशा सिर्फ कोई टेलीविज़न पर देख करके नहीं करता, गन कोई अपने हाथ में टेलीविज़न पर देख करके नहीं उठाता। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ना है। फिल्म इंडस्ट्री को आप लिमिट नहीं, ये छोटी मानसिकता की सोच है। मतलब मैं इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। जो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर लोग हैं।
हाँ, नहीं होना चाहिए। मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि ये इस तरह का कल्चर नहीं दिग्विजय जी, होना अगर चाहिए। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? मैं क्रिकेटर होता, स्पोर्ट्समैन होता, या स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा होता कहीं ना कहीं अपने जीवन में। तो बहुत शौक तो बचपन में अलग अलग होते हैं, बट अब आप तो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होते जिसका कोई जवाब नहीं है। कितने देशों की यात्राएं की? मैंने अभी तक 67 यानी लगभग 68 देशों की जो है ना यात्रा की है। और मेरा घूमने का इरादा रहता है, और जब भी अवसर मिलता है तो मैं नए देशों में जाकर के उन्हें एक्सप्लोर करना मुझे बहुत पसंद है। और तो वहाँ का टूरिज्म, ज्योग्राफिकल, हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल देख के लगता है भी हरियाणा में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। निश्चित तौर पर लगता है, और हम इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं। जीवन में परमात्मा जब कभी भी कोई अवसर देगा तो उस पर काम करेंगे। नहीं, आपके यार दोस्त कहते हैं दिग्विजय को पसंद है खिलाना पिलाना, पार्टियां करना। नहीं, कोई वो जब अवसर मिलता है तो हम नौजवान हैं, कोई इस आयु के अंदर और आदमी क्या करता है? घूमता है, एक्सप्लोर करता है, जाता है नई जगह, नए रेस्टोरेंट में जाके बैठता है, खाना खाता है, देखता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे बाहर का खाना भी बहुत पसंद है। जब भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं नए नए रेस्टोरेंट्स में जा कर के खाना पसंद करता हूँ। जब मौका मिलता है जाते हैं। तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मगर फिर सेकेंडली मैं दोहराऊंगा कि खा करके हमें अनहेल्दी नहीं होना, हमें अपने आप को फिट रखना है। अगले दिन सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि जितनी कैलोरीज मैंने रात को कंज्यूम की तो मुझे उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। वाह, कुछ रैपिड सवाल। चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला। बहुत कर्म योगी, मेहनती, संघर्षशील, जुझारू, कम बोलकर ज़्यादा करने वाले, और प्रदेश के अगले 30 साल के लीडर। चौधरी अभय सिंह चौटाला। मेरे चाचा हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, और उन्हें भी मेरी शुभकामनाएं। वो उनसे हमारा बहुत प्यार था, भविष्य में भी प्यार रहे। प्यार कम क्यों हुआ? नहीं, प्यार हमने तो कभी कम नहीं किया। उन्होंने दुत्कार दिया तो क्या करें, चलो बड़े हैं, वो दुत्कार सकते हैं, उनका अधिकार है। चौधरी करण सिंह के बारे में? वो तो बहुत मेरा प्यारा, बहुत मुझे लगाव है करण से, और करण से उनसे जुड़ा कोई मैं किस्सा? शारीरिक तौर पर दूर हो सकता हूँ, मन से मैं दूर नहीं हो सकता। वो उसने मेरा बहुत, हमने तो बहुत, वो कहते हैं चड्डी बडीज, हमने तो वो समय इकट्ठे बिताया जो बचपन में अच्छे से अच्छे दोस्त भी नहीं बिता सकते। उसके साथ तो बहुत यूके के अंदर इकट्ठे ही थे, वो बहुत लंबे 3-3 साल उन्होंने आपकी सेवा की। बिल्कुल। एक दफ़े मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, मेरा उसने बहुत ध्यान रखा। हमने सदैव एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखा। हम तो कहीं भी जाते थे इकट्ठे ही जाते थे। अर्जुन चौटाला। वो भी संघर्षशील है, उसने कम उम्र में एमएलए बन गया, उसको मेरी शुभकामनाएं। थोड़ा सा गरम दल का नेता है, थोड़ा नरम दल का बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अमित सियाग जी। नहीं, अमित सियाग जी तो वो पापाज बॉय हैं उन्हें अभी अपने पैरों पे खड़ा होना है। वो एमएलए बनना और नेता बनना बहुत फर्क है जी। ये सब राहुल गांधी की जो लेगेसी है, उसकी जो लिटरेचर है, उसके स्टूडेंट्स हैं। एसी के कमरों में बैठ कर के बातें ज़्यादा करते हैं, करते कम है। इनके कुर्ते पर कभी आपको मैल नज़र नहीं आएगा। ये कांग्रेस का कल्चर एक, अगर आप टिपिकल एक लीनेज देखें, चाहे इसमें दीपेंद्र हुड्डा हों, ये हों, वो हों, तो ये बड़े प्रॉपर नेता है जो टीवी पर और फोटो में बहुत अच्छे लगते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही कि एमएलए बनना और नेता बनने में फ़र्क है। चौधरी अजय सिंह जी ने एक किस्सा सुनाया था कि चौधरी देवीलाल जी ने उन्हें कहा था कि अगर नेता बनना है तो व्यवस्था से टकराओ, तो हिसार की जगह भिवानी जाके लड़ो। बिल्कुल। तो आप चुनाव की हार से नहीं परवाह की आपने? नहीं, परवाह। लेकिन आपका मन क्या है? चुनाव की हार से अगर परवाह कर, चुनाव ही अल्टीमेट थोड़ी है। कल को मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? नहीं, आपका मन नेता कल को मुझे पार्टी कह देगी चुनाव तूने तेरे ताउमर लड़ना ही नहीं, तो चुनाव लड़ना मेरी भूख थोड़ी है। मेरी भूख मेरी पार्टी को मजबूत करना है, मेरी सोच को मजबूत करना है, मेरी विचारधारा को मजबूत करना है। चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर लाखों युवाओं को चलाना है। इसमें चुनाव एक फेज है जो हर 5 साल के बाद आता है। मैं चुनाव अगर जीत भी जाऊं तो 5 साल के बाद चुनाव में दोबारा जाना पड़ेगा। इन चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता। ये चुनाव जीवन में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6-6, 7-7 बार के एमएलए होते हैं, बट वो नेता नहीं बन पाते, उनकी कोई पहचान नहीं होती। तो आपकी सोच नेता बनने की है? मेरी सोच सेवा करने की है, मेरी पार्टी को मजबूत करने की है। अगर मुझे नेता किसी ने स्वीकार लिया, अगर मेरे पीछे कुछ साथी हैं जो प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या है।
डवाली के मौजूदा विधायक ज्योतिरादित्य सिंह चौटाला। मैं कह रहा हूं कि एरोगेंस छोड़ें, हिमायत की बात करें, मीठी मधुर भाषा शैली। हर किसी को, कोई आपका नौकर नहीं है, ये प्रजातांत्रिक प्रणाली में आप लोगों के नौकर हो। तो अपना रोल को, अपने किरदार को थोड़ा सा वो फ्लरिश कर लें तो शायद थोड़े कामयाब हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो हरियाणा विधानसभा ने जितनी कमेटियां बनाई हैं, मेरे ख्याल वो एक अकेले ऐसे एमएलए हैं जो सब ज़्यादा से ज़्यादा कमेटियों में, कम से कम 37 कमेटियों में हैं। वो बीजेपी के प्रॉक्सी एमएलए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर। आपका कहने का मतलब बीजेपी के भेजे हुए गए हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब जहन तो आपका भी जानता है, अब आप कह नहीं सकते क्योंकि आपकी एक लिमिटेशन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के बहुत हमारे आयुर्वेद नेता हैं, दो बार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने प्रदेश में दो बार रहकर किसानों की, गरीबों की ज़मीनों को हड़पा, बहुत लोगों को प्रताड़ित किया। मेरे दादा को 80 साल की उम्र में तिहाड़ जेल की 10-10 साल तक जेल कटाई, मगर मैं उनका आदर करता हूँ, करता रहूँगा। और जेल तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए, दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए। उनको लेके पुत्र मोह के बड़े आरोप लगते हैं। क्षेत्रवाद और जातिवाद से ग्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैंने जैसे कहा ना, राहुल गांधी की टेक्स्ट बुक के मेंबर हैं। जेपी जयप्रकाश, आप किसकी बात जो कभी इनेलो का हिस्सा थे। किसकी बात कर रहे हो? आपके पॉडकास्ट में मैल चढ़ जाएगा, ऐसे व्यक्तियों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। कुमारी शैलजा, बहुत अच्छी नेत्री हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, और जब भी मिलती हैं कुछ ना कुछ सिखाती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके। अगर मैं किसी नेता का हरियाणा प्रदेश में आदर करता हूँ तो वो कुमारी शैलजा जी का करता हूँ। रणदीप सिंह सुरजेवाला, बहुत सूझबूझ, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और मुझे इन तमाम लोगों में कुछ थोड़ा बहुत समझदार नजर आता है तो वो ही नजर आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो तो मस्त मौला है और बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। मैंने उनके साथ काम किया है। जब मैं मेरी पार्टी का प्रभारी था, वो बीजेपी के प्रभारी थे, हमने ज़िला परिषद के चुनाव एक साथ लड़े, और थोड़ा दूसरों के चरित्र से बाहर आए, खुद के चरित्र में आकर के अगर प्रदेश को संभालेंगे तो ज़्यादा बेहतरी से संभाल पाएंगे। अभी मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री तो हैं मगर सरकार कोई और चला रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर खट्टर, वो भी आदरणीय है हमारे, और उनसे भी बड़ा स्नेह रहा। खट्टर साहब ने जब भी मिले, उनने भी बहुत हमें बच्चों की तरह प्यार से हमें समझाया भी, बात भी की, और उनका भी मैं आदर करता हूँ। अब वो सेंटर में हैं तो बड़े लीडर बन गए वो। प्रधानमंत्री मोदी साहब के लिए क्या कहेंगे? भाई, मोदी साहब जो देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन करके आया, मुझे उसके बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं। वो देश का एक बड़ा लीडर है, और इंदिरा गांधी के बाद और नेहरू जी के बाद इतना लंबे समय तक सर्विंग प्रधानमंत्री है, तो हमें अपने देश के प्रधानमंत्री का आदर करना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री तो सबका होता है। मगर हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी के डीएनए से मुझे थोड़ी आपत्ति है। बीजेपी का डीएनए हमें बांटता है, भाईचारे को तोड़ता है। तो ये थे चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने यूथ को फिट रहने के टिप्स बताए, वहीं अपने जीवन के सारे किस्से खोल कर रख दिए। आप हमारे पॉडकास्ट को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।